पाठ 6 सिंचाई के साधन। गतिविधि नंबर 1। नीचे चित्र में सिंचाई के अलग अलग साधनों को दर्शाया गया है। इनके नाम लिखिए। तो देखिए, पहला है रहट, दूसरा है नहर, यह सभी सिंचाई के साधन है। तीसरा है डीजल चलित पंप सेट, चौथा है सोलर चलित पंप सेट, पांचवा है स्प्रिंकलर यानी फव्वारा, और छठा है टेड़ा, यह है पुराना साधन है। गतिविधि नंबर 2। सिंचाई के लिए पानी किन किन स्रोतों से आता है लिखिए। तो सिंचाई के लिए पानी आता है किससे? नलकूप से, नहर से, तालाब से, कुओं से, नदी से और वर्षा से। गतिविधि नंबर 3। नीचे दी गई सारणी को भरिए। ज्यादा पानी की आवश्यकता वाले फसल और कम पानी की आवश्यकता वाले फसल। तो ज्यादा पानी की आवश्यकता किन्हें पड़ती है? धान, कपास, गन्ना, मक्का और केला। कम पानी की आवश्यकता किसको होती है? तो ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग और मसूर। गतिविधि नंबर 4। सिंचाई के आधुनिक साधन कौन कौन से हैं लिखिए। तो सिंचाई के जो आधुनिक साधन है वो हैं विद्युत चलित पंप सेट, डीजल चलित पंप सेट, स्प्रिंकलर यानी फव्वारा, सोलर पंप सेट, नहर और ड्रिप सिंचाई। गतिविधि नंबर 5। आप सिंचाई के किस साधन को सबसे उपयुक्त समझते हैं? चित्र बनाकर उसका नाम लिखिए। तो देखिए, हम तो सिंचाई के लिए सबसे उपयुक्त साधन समझते हैं ड्रिप सिंचाई को। इसका चित्र भी हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया है। देखिए, यह है इसका चित्र। ड्रिप सिंचाई इसलिए भी हमको उपयुक्त लगता है क्योंकि जो इस सिंचाई का माध्यम है, इससे जो पानी है वह पौधों की जड़ तक यानी गहराई तक पहुंच जाता है, जिससे कि पौधों को या फसलों को बढ़ने में सुविधा होती है। बहुत ही सुविधा होती है, जल्दी से वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ड्रिप सिंचाई हमको सबसे उपयुक्त साधन लगता है। इसके बाद है गतिविधि नंबर 6। बिहार की मुख्य फसलों की सूची बनाइए। तो बिहार की मुख्य फसल है मक्का, अरहर, धान, गेहूं, चना, उड़द, बाजरा, ज्वार, मसूर, मटर, मूंग और गन्ना। गतिविधि नंबर 7। अगर वर्षा कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है तो किस प्रकार की सिंचाई प्रणाली ज्यादा उपयुक्त होगी और क्यों लिखिए। तो अगर वर्षा कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है तो ड्रिप सिंचाई प्रणाली सबसे उपयुक्त होगी। इसे ट्रिपल सिंचाई प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रणाली में छोटे छिद्रों वाले ड्रिपर्स से नियमित अंतराल पर सीधे जड़ों के पास पानी की बूंदें गिराई जाती है। इस विधि से पानी का सही इस्तेमाल होता है और पानी बर्बाद भी नहीं होता है। गतिविधि नंबर 8। जल संरक्षित कर यानी जमा कर सिंचाई करने वाले विधियों के नाम लिखिए। तो पहला है ड्रिप सिंचाई विधि, अगला है स्प्रिंकलर यानी फव्वारा, इसके बाद है बौछारी सिंचाई विधि, नहर के जल द्वारा, माइक्रोजेट सिंचाई या और है पोखर के संरक्षित जल द्वारा सिंचाई। गतिविधि नंबर 9। धान की खेती के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, यह है कथन नंबर 1। दूसरा है गेहूं की खेती के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो उपयुक्त में कौन सा कथन सही है, निशान लगाइए। तो ये दोनों कथन बिल्कुल ही सही है कि धान की खेती के लिए बहुत अधिक पानी चाहिए और गेहूं की खेती के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। गतिविधि नंबर 10। सिंचाई के परंपरागत साधनों की सूची बनाइए। सिंचाई के परंपरागत साधन हैं नदी, वर्षा, कुआं, पोखर, रहट और नहर। गतिविधि नंबर 11। निम्नलिखित उद्धरण को पढ़कर उत्तर दीजिए। आइए पढ़ते हैं। धान की फसल उपजाने के लिए जून जुलाई के महीने में सबसे पहले धान का बिचड़ा लगाते हैं। 20-30 दिनों के अंदर बिचड़ा मोरी के रूप में तैयार हो जाता है। मोरी को उखाड़कर फिर उसे खेतों में लगाते हैं। धान के खेतों को पर्याप्त पानी देते हैं।
फसल को पकने तक खेतों में पर्याप्त पानी रहना आवश्यक होता है। यह फसल 90 से 100 दिनों में तैयार हो जाती है। तो अब बताइए कि किन महीनों में धान का बिचड़ा लगाते हैं? तो धान का बिचड़ा जून जुलाई के महीने में लगाया जाता है। कितने दिनों में बिचड़ा मोरी बन जाता है? तो बिचड़ा जो है वो 20-30 दिनों के अंदर बिचड़ा मोरी बन जाता है। फिर है, मोरी का क्या उपयोग है? तो मोरी को उखाड़ कर फिर से उसे खेतों में लगाते हैं। और अगला है लास्ट, धान की फसल कितने दिनों में तैयार हो जाती है? तो धान की जो फसल है वो 90 से 100 दिनों में तैयार हो जाती है। तो ये था गतिविधि नंबर 11 और इसी के साथ ये अध्याय भी हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में।